हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम माइल्ड स्टील के अलावा जो मेरे अदर नॉन मेटल और मेटल होते हैं उनके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ रबर। तो रबर के केस में आप देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत नीचे रहता है। इसमें अपन देखेंगे कि स्ट्रेस की वैल्यू है वो काफ़ी कम रहती है, बट स्ट्रेन की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि रबर के केस में हमको कम स्ट्रेस पे ही स्ट्रेन बहुत ज़्यादा मिल जाती है, और जब हम उसको एक लिमिट से ज़्यादा खींच देते हैं इस पॉइंट पे आके टूट जाता है, जिसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। और इस फ्रैक्चर पॉइंट से थोड़ा सा पहले एक पॉइंट होता है जिसको इलास्टिक पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टिक पॉइंट। तो रबर के केस इलास्टिक पॉइंट रहता है, अल्टीमेट पॉइंट रहता है जहाँ पे वो ब्रेक हो रही है, वो दोनों बहुत पास रहते हैं। क्योंकि रबर के केस में जो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन होता है, मतलब रबर के केस में जो स्ट्रेन जो होता है वो बहुत कम होता है। अगर अपन रबर को खींच के और छोड़ देते हैं तो वो वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है, उसमें बहुत कम स्ट्रेन आती है। तो इसीलिए रबर को हम मान के चलते हैं मेटल ब्रिटल, क्योंकि इसमें जो प्लास्टिक रीजन है वो बहुत कम होता है या नेग्लिजिबल होता है। अब अगला कर्व हम देखें कंक्रीट का। तो कंक्रीट का कर्व हम देखेंगे कि वो बहुत छोटा सा कर्व बनता है। हम सब जानते हैं कि कंक्रीट एक ब्रिटल मेटल है, ब्रिटल मटेरियल है, और ब्रिटल मटेरियल में स्ट्रेन की वैल्यू बहुत कम होती है। तो कंक्रीट के केस में स्ट्रेन कम होता है, इसलिए हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो भी बहुत छोटा रहता है। सेम केस कॉर्क में होता है। कॉर्क भी एक ब्रिटल मेटल है जो कंक्रीट जैसा हार्ड होता है, तो उस केस में भी हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो बहुत छोटा रहता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के केस में आप देखेंगे कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो हमारा काफ़ी बड़ा रहता है, क्योंकि एल्यूमिनियम भी माइल्ड स्टील की तरह एक डक्टाइल मेटल है, उसमें बहुत सारा स्ट्रेन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रहती है। बट एल्यूमिनियम के केस में हमें स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन तो नहीं मिलेगा, बट स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन मिलेगा। और ये प्लास्टिक रीजन भी हमको एल्यूमिनियम के केस में नहीं मिलता है। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि बाकी अदर मेटल्स में प्लास्टिक रीजन और स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन नहीं होता है। अगर हम कास्ट आयरन की बात करें तो उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो एल्यूमिनियम से थोड़ा सा ऊपर बनेगा। थोड़ा सा ऊपर क्यों बनेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि कास्ट आयरन के केस में परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो अधिक रहता है, और परसेंटेज ऑफ कार्बन अधिक रहेगा तो उसमें यील्डिंग कम आएगी, क्योंकि वो ब्रिटल मटेरियल बन जाएगा एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। इसलिए कास्ट आयरन के केस में जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो एल्यूमिनियम से ऊपर बनेगा, और इस केस में जो अल्टीमेट स्ट्रेस है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा आएगी। और ये हमारा जो पहले हमने पिछले वीडियो में हमने जो पॉइंट पढ़ा था कि परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ाने से अल्टीमेट स्ट्रेस बढ़ रही है, तो ये वेरीफाई हो गया, अल्टीमेट स्ट्रेस बढ़ रही है, बट जो स्ट्रेन है वो घट रही है। तो ये दोनों पॉइंट हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एग्जाम्पल ऑफ डक्टाइल एंड ब्रिटल मेटल। तो डक्टाइल मटेरियल के एग्जाम्पल हैं माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, और ब्रिटल मेटल के एग्जाम्पल हैं कास्ट आयरन, वुड, कंक्रीट, ग्लास, कॉर्क। ये सब ब्रिटल मेटल के एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं अगर ई की बात करूं, ई क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई को अगर मैं लिखूं तो ई को लिखते हैं मैथमेटिकली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। अगर हम कंपेयर करें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को, तो जो कास्ट आयरन की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो एज़ कंपेयर टू माइल्ड स्टील हाफ होती है,
वहीं एल्यूमिनियम की बात करें तो वो एल्यूमिनियम के केस में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 1/3 होती है। अगर मैं कंक्रीट की बात करूं तो कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से 1/10 टू 1/20 होती है। ये डिपेंड करता है कि अपन ने कंक्रीट कौन से ग्रेड का यूज़ किया है। अगर वुड की बात करें तो वुड के केस में 1/5 टू 1/15 होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है वो है टेंशन एंड कंप्रेशन कर्व ऑफ कास्ट आयरन। अब कास्ट आयरन के केस में हम कंप्रेशन कर्व और टेंशन कर्व को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कास्ट आयरन के केस में टेंशन कर्व थोड़ा सा नीचे है और कंप्रेशन कर्व थोड़ा सा ऊपर है। ये डिफरेंस क्यों है? परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम्स के कारण, क्योंकि हम जानते हैं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम अगर बढ़ाएंगे तो मटेरियल है उसकी जो डक्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। डक्टिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जो उसका टेंशन कर्व है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। वहीं पर अगर कंप्रेशन कर्व की बात करूं तो वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्रिटलनेस बढ़ जाएगी। ब्रिटलनेस बढ़ जाएगी तो उसकी जो कंप्रेशन में स्ट्रेस लेने की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कास्ट आयरन शोज लिटिल डिफरेंस इन यंग्स मॉडुलस इन टेंशन एंड कंप्रेशन। सच अ डिफरेंशियल बिहेवियर वाज एक्सप्लेन्ड बाय सर बॉशिंगर। ये किसने पहले एक्सप्लेन किया था? सर बॉशिंगर ने, इसीलिए इसको बॉशिंगर इफेक्ट भी बोलते हैं।